वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंडियन जोग्राफ जो वर्ल्ड जोग्राफ़ी है उसके अंतर्गत हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है सौरमंडल, सोलर सिस्टम। यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न से दो प्रश्न तो निश्चित तौर पे बनते हैं, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक चीज़ एक एक। तो चलिए हम लोग इसे कंटिन्यू करें। सौरमंडल, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सौर का मतलब होता है सूरज। तो सूरज और उससे संबंधित जितने सारे जो हमारे सेलेस्टियल बॉडीज हैं उन सब को हम लोग कहते हैं सौरमंडल। इस सौरमंडल से संबंधित जितने सारे टॉपिक हैं इसे हम लोग दो वीडियो में कवर करेंगे, और इसमें हम लोग सूरज और जितने सारे ग्रह हैं और उपग्रह इनके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट जो होगा वीडियो उसमें हम लोग बौने ग्रह और उसके बाद जो जितने सारे सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं एक्स्ट्रा, जैसे कि हमारा धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह और भी सारे नक्षत्र, इन सभी की चर्चा करेंगे। और यह जो हमारा ब्रह्मांड का सेक्शन है यह समाप्त हो जाएगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो लगभग एग्जाम में प्रश्न आते हैं सौरमंडल। चलिए हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। सौरमंडल, सोलर सिस्टम, इसे सोलर सिस्टम कहा जाता है सौरमंडल को। तो सौरमंडल में चूँकि यह एक ग्रह है, यह एक सूरज क्या है तो तारा है, इसके चारों तरफ ग्रह अनवरत कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और उसका जो सेंट्रल पॉइंट होता है सूर्य सभी ग्रहों को कंट्रोल करता है और चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते हैं। सूरज बेसिकली एक स्टार है, तारा, जिनका अपना प्रकाश होता है, और ग्रह अपना प्रकाशित नहीं, ग्रह जो होते हैं उनका अपना प्रकाश नहीं होता है। ये सूरज के प्रकाश से या फिर यूँ कहे तो तारों के प्रकाश से चमकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले सौर मंडल की स्थिति अर्थात सोलर सिस्टम क्या है। तो सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह और एक सूरज होता है जो सभी ग्रहों एवं आकाशीय पिंडों को नियंत्रित करता है। आकाशीय पिंड अर्थात सेलेस्टियल बॉडीज, आकाश में जितने सारे पिंड हैं जैसे कि धूमकेतु, पुच्छल तारा, उसके बाद कॉमेट्स, मेट्रॉयड, इन सभी को नियंत्रित करता है ग्रह, उपग्रह, सबको सूर्य नियंत्रित करता है। तो सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह और बीच में होता है सूर्य केंद्र में। और सभी ग्रहों और आकाशीय पिंडों को नियंत्रित कौन करता है? तो सूरज करता है। सभी 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार या अंडाकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो जितने सारे ग्रह हैं सूरज के चारों ओर किस कक्षा में चक्कर लगाते हैं? तो अंडाकार कक्षाओं में, इस तरह से अंडाकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इन कक्षाओं को परिपथ या कक्षा कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें परिपथ या कक्षा कहा जाता है। तो जिस रास्ते पर ये चक्कर लगाते हैं, जिस वृत्ताकार रास्ते पर, उसे परिपथ या कक्षा कहते हैं। सूरज के व्यास की बात की जाए तो सूरज का व्यास 13,92,200 किलोमीटर है। तो सूरज का व्यास कितना है अर्थात डायमीटर कितना है? तो 13,92,200 किलोमीटर, जो पृथ्वी के व्यास से 10 गुना अधिक है। और इसका जो व्यास है वह पृथ्वी के व्यास से कितना अधिक है? तो 10 गुना अधिक है। याद रखेंगे, सूरज का व्यास 13,92,200 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास से 10 गुना ज़्यादा है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 14.98 करोड़ किलोमीटर अर्थात 15 करोड़ किलोमीटर है। तो उसे राउंडिंग फिगर में करेंगे तो 15 करोड़ किलोमीटर, लेकिन सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी माना जाता है 14.98 किलोमीटर, 14.98 करोड़ किलोमीटर। सूर्य के बाहरी हिस्से को सौर धब्बा कहते हैं। तो सूरज का जो बाहरी हिस्सा है उसे सौर धब्बा कहा जाता है। अब सौर मंडल के कितने ग्रह हैं? तो 8। अब ये कौन कौन से हैं? तो क्रम के अनुसार देखा जाए, क्रम का मतलब है कि सूर्य से स्टार्ट होता है। जैसे कि सूरज से स्टार्ट हो जाएगा, उसके बगल में कौन है? बुध है, उसके बाद शुक्र है, फिर मंगल है, पृथ्वी है,
तो इस तरह से तो बुध, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो है क्रम के अनुसार बताया गया है, ये सूरज के क्रम के अनुसार, अर्थात सूरज के बगल में जो सबसे पहले चक्कर लगाता है कौन? बुध। तो बुध है, उसके बाद अगला है शुक्र, बुध अर्थात मरकरी, शुक्र अर्थात वेनस, उसके बाद अर्थ अर्थात पृथ्वी, उसके बाद मंगल, मंगल अर्थात मार्स, मंगल अर्थात क्या हो गया? मार्स। तो इन चारों को हम लोग क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह कहते हैं या फिर पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि इनका आकार जो है लगभग पृथ्वी के आकार के बराबर होता है। तो आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को। ये क्रम के अनुसार है, सूर्य से दूरी के अनुसार ये कौन है? तो सबसे नज़दीक कौन है? बुध, उसके बाद पड़ता है शुक्र, यह है सूर्य, और उसके बाद है पृथ्वी, उसके बाद मंगल। और ये चूंकि चारों पृथ्वी के नज़दीक, सूर्य के नज़दीक हैं, इन्हें आंतरिक ग्रह अर्थात इनर प्लैनेट कहा जाता है, और इन्हें पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि इनका जो आकार है, संरचना है, लगभग पृथ्वी की तरह है। उसके बाद बीच में ये पड़ता है जिसे हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये एक क्षुद्र ग्रह आकाशीय पिंड होता है, जो कि कहा जाता है कि एक तरह का पत्थर या कंकड़ से बना हुआ आकाशीय पिंड होता है, और यह अलग करता है बाहरी ग्रहों को आंतरिक ग्रह से। तो मंगल के और बृहस्पति के बीच में होता है क्षुद्र ग्रह, और उसके बाद होता है बृहस्पति, जो मुख्यतः गैसों का गोला है और सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, जिसे जुपिटर कहते हैं। उसके बाद शनि, ये जो सैटर्न है, बृहस्पति के बाद है शनि। इसकी खासियत है कि इसके चारों तरफ छल्ले पाए जाते हैं, रिंग अर्थात बलय पाए जाते हैं, 7 रिंग होते हैं, और इसका सबसे बड़ा खासियत है कि इसका घनत्व सबसे कम होता है। जितने सारे ग्रह हैं उनमें सबसे घनत्व कम होता है शनि का, और यह पानी में आसानी से तैर सकता है। तो इतना घनत्व कम होता है शनि का कि यह पानी में आसानी से तैर सकता है। इसके बाद है अरुण, अरुण अर्थात यूरेनस, अरुण अर्थात यूरेनस, इसे ग्रीन प्लैनेट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मीथेन गैस की प्रधानता होती है। और सबसे अंतिम जिसे वरुण कहते हैं अर्थात नेपच्यून। तो वरुण, नेपच्यून सूरज से सबसे दूर ग्रह है और सूरज के सबसे नज़दीक है बुध। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं इसे, आकार के अनुसार भी देखेंगे, इनकी प्रॉपर्टी देखेंगे, उसके बाद ग्रहों की स्थिति देखेंगे, एक एक करके सभी को पूरा डिटेल में। तो सबसे पहले ये जो 8 ग्रह हैं क्रमानुसार, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल इन्हें इनर प्लैनेट कहते हैं, जबकि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये बाहरी ग्रह कहे जाते हैं, आउटर प्लैनेट कहे जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? तो बाहरी ग्रह कहते हैं। किसे? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून और उसके बाद यूरेनस को। सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा है? ऐसा नहीं है, सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा है। चूँकि बहुत नज़दीक है, फिर भी इसका आकार बहुत बड़ा दिखाई देता है नज़दीक होने के कारण। लेकिन सबसे नज़दीक तारा दिखाई दे तो उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक यदि कोई तारा है तो उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। और उसके बाद सूरज है, उसके बाद कौन है? तो सूरज है, पृथ्वी के नज़दीक तारा। यह सूरज हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों के नाभिकीय संलयन के कारण उच्च ऊर्जा एवं तापमान निकालता है। तो यह जो सूरज है, हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के नाभिकीय संलयन के कारण, नाभिकीय संलयन का मतलब होता है जुड़ जाना। जैसे कि 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के नाभिक एक दूसरे से जुड़ेंगे तो उन्हें संलयन कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं। और इसके बाद हैवी अमाउंट में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो जब हाइड्रोजन और हीलियम एक दूसरे से काफ़ी तेज़ी से जुड़ते हैं
तो इनमें उच्च ऊर्जा और उच्च प्रकाश उत्पन्न होता है और यही सूरज का प्रकाश होता है। इसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के नाभिकीय संलयन के कारण उच्च ऊर्जा और तापमान निकलता है। तो इसी कारण सूरज में क्या होता है, तापमान निकलता है। सूरज का जो बाहरी भाग है उसे फोटोस्फीयर अर्थात प्रकाश मंडल कहते हैं। तो सूर्य का बाहरी भाग क्या कहलाता है, फोटोस्फीयर कहलाता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16.6 सेकंड लगाता है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 16 सेकंड। इसे 8 मिनट 16 सेकंड 16.6 सेकंड भी कहीं कहीं लिखा होता है। तो राउंडिंग फिगर में हम लोग इसे 8 मिनट 16 सेकंड मानकर चलते हैं। और जो लाइट का स्पीड है सूरज का पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, तो इसका जो स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, जिसे 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड भी कहा जाता है। तो सूरज के प्रकाश का जो वेग है पृथ्वी तक पहुंचने में उसका स्पीड क्या लेता है, तो उसका जो गति है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड अर्थात 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड से सूरज का प्रकाश पृथ्वी तक आती है। सूर्य के केंद्र में 71% हाइड्रोजन होता है, 26.5% हीलियम होता है और जो बच गए 2.5% उसमें कार्बन सहित अन्य गैसें क्या होते हैं, तो मौजूद होते हैं। तो सूर्य के केंद्र में 71% हाइड्रोजन होता है, 26.5% हीलियम होता है और जो शेष बच गए 2.5% उसमें कार्बन सहित अन्य गैसें मौजूद होती है। सूर्य में जो ऊर्जा है वह किस रूप में निकलती है, तो 1H2 + 1H2 = 2He4 के ऊर्जा के रूप में निकलती है। अर्थात एक हाइड्रोजन के 2 एटम और एक हाइड्रोजन के 2 एटम मिलकर 2 हीलियम के 4 एटम बनाते हैं। तो इस प्रकार ऊर्जा हेवी अमाउंट में निकलता है। तो एक हाइड्रोजन के 2 एटम और एक और हाइड्रोजन के 2 एटम जब रिएक्शन करते हैं, नाभिकीय संलयन में जुड़ते हैं, तो 2 हीलियम एटम बनाते हैं। तो 2 हीलियम के 4 एटम बनाते हैं और इसमें हेवी अमाउंट में ऊर्जा का प्रोडक्शन होता है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा कौन है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। और यदि बात की जाए तो सबसे चमकीला तारा कौन है, तो पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा है जिसे हम लोग कहते हैं साइरस। जिसे क्या कहते हैं, साइरस। तो पृथ्वी के नज़दीक सबसे चमकीला तारा है साइरस। और पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा कौन है, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। इस साइरस को हम लोग डॉग स्टार भी कहते हैं। इस साइरस को क्या कहते हैं, तो डॉग स्टार भी कहते हैं। सूर्य के केंद्र पर तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के केंद्र पर तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य का जो रंगीन प्रकाश है उसे अरोरा के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकाश मंडल को हम लोग क्या कहते हैं, तो अरोरा भी कहते हैं। और यही अरोरा उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रियालिस के नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे कि जो सूर्य का रंगीन प्रकाश है उसे अरोरा के नाम से जाना जाता है, अरोरा। और यही जो अरोरा है यह उत्तरी ध्रुव पर क्या कहलाता है, अरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रियालिस कहा जाता है। सूर्य का जो एक्सटर्नल टेम्परेचर होता है, बाहरी तापमान होता है, वह 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है। तो सूर्य का जो बाहरी तापमान होता है 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हम लोग आते हैं बुध पर। अब हम लोग आते हैं बुध अर्थात मरकरी। सौर मंडल का यदि सबसे कोई छोटा ग्रह है तो वह बुध है। तो बुध क्या है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो बुध है। जैसा कि अभी हमने फिगर में दिखाया है कि यह जो बुध है जिसे मरकरी कहते हैं, यह सूर्य के सबसे नज़दीक है और सूर्य और पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सबसे हल्का ग्रह भी है। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है
कि सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन, तो मरकरी अर्थात बुध। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन, तो मरकरी अर्थात बुध। और सौर मंडल में सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन, तो वह भी मरकरी या फिर बुध है। बुध का जो अपना कोई उपग्रह नहीं होता है, तो बुध का अपना कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं होता है। इंपॉर्टेंट है कि बुध का अपना तो कोई उपग्रह होता नहीं है, कृत्रिम उपग्रह है, लेकिन उसको काउंटिंग नहीं किया जाता है। एक है कृत्रिम उपग्रह जिसका नाम है मैरिटिन। तो मैरिनट के नाम से एक कृत्रिम उपग्रह है जिसे हम लोग लेकर नहीं चलते हैं एग्जाम में, इसे प्रश्न आते भी नहीं हैं। तो एग्जाम में प्राकृतिक उपग्रह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर पूछा जाए कि बुध के कितने उपग्रह, तो कोई उपग्रह नहीं, याद रखेंगे बुध का कोई भी उपग्रह नहीं होता है। इंपॉर्टेंट है, बुध पर कोई वायुमंडल नहीं होता, जिसके कारण बुध ग्रह अर्थात मरकरी पर जीवन संभव नहीं है। चूंकि जो मरकरी है, बुध है, वहाँ पे किसी प्रकार का कोई वायुमंडल नहीं होता, इसके कारण बुध पर कभी जीवन संभव नहीं है। यह बुध पृथ्वी से 18 गुना छोटा है। तो जो बुध ग्रह है वह पृथ्वी से कितना गुना छोटा है, 18 गुना। बुध का एकमात्र कृत्रिम उपग्रह है। याद रखेंगे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न अभी तक तो बने नहीं हैं, फिर भी दिमाग में नोट कर लेंगे कि बुध का एक प्रकार का कृत्रिम उपग्रह कौन है, तो वह मेरिनट है। यह मेरिनट ह्यूमन के द्वारा भेजा गया है। बुध का तापमान 560 डिग्री सेल्सियस होता है। जो मरकरी है अर्थात बुध, उसका जो टेम्परेचर है वह 560 डिग्री सेल्सियस होता है। बुध का घूर्णन काल 58.6 दिन होता है। तो बुध का घूर्णन काल कितना होता है, तो 58.6 दिन होता है। घूर्णन काल का मतलब होता है कि अपनी धुरी पर जब एक चक्कर लगाएगा और इस तरह करते 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 जब वह एक परिक्रमा पूरी कर लेता है, तो उसको हम लोग परिक्रमण काल कहते हैं। और एक बार जब घूमता है, जिससे दिन और रात बदलता है, तो वह 58.6 दिन का होता है। इंपॉर्टेंट है। तो बुध का घूर्णन काल कितना होता है, 58.6 दिन का होता है, याद रखेंगे। बुध पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। बुध जो है वह पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, अर्थात वामावर्त दिशा में घूमता है। याद रखेंगे क्लॉकवाइज। यह बुध वामावर्त अर्थात लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर, अर्थात यह घड़ी की दिशा में घूमता है, क्लॉकवाइज। इंपॉर्टेंट है, अर्थात पश्चिम से पूर्व की ओर। बुध का गुरुत्वाकर्षण काल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण काल का 3/8 होता है। तो जो बुध का गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वह पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स का 3/8 होता है। इंपॉर्टेंट है। तो ग्रेविटेशन फोर्स कितना होता है बुध का, पृथ्वी के ग्रेविटेशन का 3/8 भाग। इंपॉर्टेंट है। बुध जो है एक ऐसा ग्रह है जहां पर दिन सबसे ठंडा, दिन सबसे गर्म और रातें सबसे अधिक ठंडी होती है। तो बुध एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पे दिन का समय सबसे अधिक गर्म और रात का समय सबसे अधिक ठंड होता है। याद रखेंगे कि बुध में रातें बहुत ठंडी होती हैं और दिन बहुत ही गर्म होता है। जितने सारे ग्रह हैं उनमें बुध एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे दिन के समय बहुत अधिक गर्मी होती है और रात के समय बहुत अधिक ठंडा होता है। अब है कि बुध पर दिन और रात का जो तापांतर है वह 600 डिग्री सेल्सियस होता है। तो बुध में रात और दिन के जो तापमान होता है उसका अंतर कितना होता है, तो 600 डिग्री सेल्सियस। 600 डिग्री सेल्सियस अर्थात रात के तापमान से दिन के तापमान में डिफरेंस किया जाए तो लगभग 600 डिग्री सेल्सियस का तापमान आता है। कहाँ पे, बुध पर। बुध की एक सबसे बड़ी खासियत क्या है, तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। एग्जाम में यहाँ से कई बार प्रश्न बन चुका है कि कौन से ग्रह पर मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है, तो वह है बुध। बुध पर चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। बुध का जो परिक्रमण काल है वह 88 दिन है। जो जितने सारे ग्रह हैं उनमें सबसे तेज किसका है, तो बुध का है। तो बुध का परिक्रमा काल या परिक्रमण काल कितना है, 88 दिन।
88 दिन जितने सारे ग्रह हैं उनमें सबसे तेज किसका है? इसी बुध का, याद रखेंगे। तो बुध का परिक्रमण काल अर्थात एक चक्कर वह सूरज का पूरा कर लेता है कितने दिनों में? तो 88 दिन में। जितने सारे ग्रह हैं उनमें सबसे तेज यह पूरा करता है, अपना परिक्रमा पूरा करता है किसका? तो वह पूरा करता है सूरज का। इंपॉर्टेंट है। और है अब है शुक्र। अब है शुक्र अर्थात मरकरी। इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है मरकरी। शुक्र जिसे वेनस कहते हैं, क्या कहते हैं? वीनस। मरकरी किसे कहेंगे? बुध को। और शुक्र को क्या कहेंगे? तो वीनस कहेंगे, याद रखेंगे। तो वीनस है। सौर मंडल में सूर्य के सबसे नजदीक बुध के बाद कौन आता है? तो शुक्र आता है। तो बुध के बाद यदि सौर मंडल में सूरज के नजदीक कोई ग्रह है तो वह कौन है? शुक्र। अर्थात सूरज के नजदीक दूसरा ग्रह कौन है? तो दूसरे नंबर पर आता है शुक्र। शुक्र की विशेषता है कि यह ग्रह पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, दो ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, अर्थात दक्षिणावर्त डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी के विपरीत दिशा में। वह है, एक है अरुण और दूसरा है शुक्र। अर्थात एक है हमारा यूरेनस और दूसरा है वीनस। तो शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो पूरब से पश्चिम की ओर अर्थात वामावर्त दिशा में अर्थात क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। एंटी क्लॉकवाइज, याद रखेंगे। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में। इसका जो घनत्व होता है, इसका घनत्व भी लगभग समान होता है, याद रखेंगे। अब देखिए, शुक्र का जो घूर्णन काल होता है 24.6 घंटा होता है, लेकिन परिभ्रमण काल की बात की जाए तो कहीं कहीं किताब में 243 दिन, कहीं कहीं 247 दिन लिखा गया हो। तो इसे 247 दिन ही ऑथेंटिक मान कर चला जाता है। तो शुक्र का जो घूर्णन काल है वह 24.6 घंटा अर्थात परिभ्रमण काल, जबकि परिभ्रमण काल कितना है? तो 243 दिन का होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि शुक्र का घूर्णन काल कितना होता है? 24.6 घंटा और परिभ्रमण काल 243 दिन होता है। शुक्र ग्रह का जो व्यास होता है पृथ्वी के व्यास के लगभग बराबर होता है, और साथ ही साथ इसका जो डेंसिटी होता है, घनत्व, वह भी लगभग पृथ्वी के समान होता है। इसलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की भगिनी, पृथ्वी की सहायिका, इन सभी के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखेंगे कि शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की भगिनी और क्या, पृथ्वी की सहायिका, इन सभी नामों से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो घनत्व है और व्यास है लगभग पृथ्वी के घनत्व के बराबर और पृथ्वी के व्यास के बराबर होता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की भगिनी, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की सहायिका, इन सभी नामों से इसे शुक्र ग्रह को जाना जाता है। शुक्र ग्रह सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। वेरी इंपॉर्टेंट है। सौर मंडल का यदि सबसे चमकीला ग्रह पूछा जाए, सबसे गर्म ग्रह पूछा जाए तो वह शुक्र है। इसीलिए इसे भोर का तारा, सांझ या फिर सांझ का तारा भी कहते हैं। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। तो मॉर्निंग स्टार अर्थात भोर का तारा और इवनिंग स्टार अर्थात शाम का तारा, सांझ का तारा किसे कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को कहते हैं, क्योंकि यह सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। वेरी इंपॉर्टेंट है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो वह शुक्र है। इसी कारण इसे भोर का तारा और या फिर सांझ का तारा कहते हैं, क्योंकि सवेरे सवेरे यदि उठने पे सबसे पहले यही शुक्र ग्रह दिखाई देता है, इसकी चमक दिखाई पड़ती है। शुक्र ग्रह पर 95% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, इसलिए यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह भी है। वेरी इंपॉर्टेंट है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो कंफ्यूजन होता है बुध और शुक्र में, वेनस और मरकरी में। चूँकि बहुत लोगों को यह कंफ्यूजन हो जाता है कि बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक है, तो इसी कारण वह सबसे गर्म ग्रह है।
पर ऐसी बात नहीं है। शुक्र जो है उस पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 95% होती है, तो इसी कारण वहाँ पे गर्मी बेतहाशा है। इसीलिए सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो वह है शुक्र। याद रखेंगे 95% CO2 की उपस्थिति के कारण। शुक्र ग्रह पर 3.5% नाइट्रोजन है, जबकि शेष अन्य भाग में। तो सूर्य ग्रह पर 3.5% क्या कौन सा गैस है? तो नाइट्रोजन है। बाकी जो बच गए वह सभी अन्य शेष गैसें हैं। शुक्र पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है तथा इसका भी अपना कोई ग्रह नहीं। तो जिस प्रकार बुध का कोई अपना उपग्रह नहीं है, तो उसी प्रकार शुक्र ग्रह का भी अपना कोई उपग्रह नहीं है और पृथ्वी के सबसे निकट यह ग्रह है। याद रखेंगे एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न बन चुके हैं कि पूछा जाता है कि पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन है? तो वह है शुक्र। और साथ ही साथ यह जो शुक्र है इसका भी अपना कोई ग्रह नहीं है, जैसा कि बुध का। तो बुध की तरह शुक्र का भी अपना कोई उपग्रह नहीं है। याद रखेंगे यहाँ ग्रह नहीं उपग्रह होगा। यहाँ पे क्या होगा? उपग्रह। अब आते हैं हम लोग किस पर? तो पृथ्वी पर। पृथ्वी पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां हम लोग उस पृथ्वी की बात कर रहे हैं जहां पे हम लोग रहते हैं, जहां पे जीवन है। तो उसी हमने अब लोग अपने पृथ्वी की बात करेंगे। तो तीसरे नंबर पर क्रम के अनुसार देखा जाए तो सूर्य के दूरी के हिसाब से पृथ्वी के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में कि पृथ्वी जो है किस क्रम पर है, कौन से स्थान पर है सूर्य से दूरी के अनुसार? तो वह तीसरे स्थान पर है। बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी। सौर मंडल में शुक्र के बाद तीसरे नंबर पर है पृथ्वी, जिसमें जल और ऑक्सीजन की मात्रा होती है। इसीलिए पृथ्वी को विशेष ग्रह या फिर नीला ग्रह कहा जाता है। तो चूंकि सौर मंडल में शुक्र ग्रह के बाद तीसरे नंबर पर कौन ग्रह आता है? तो वह है पृथ्वी। और पृथ्वी को हम लोग विशेष ग्रह कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जल और ऑक्सीजन है और जीवन यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे जीवित पदार्थ पाए जाते हैं इसी जल और ऑक्सीजन के कारण जीवन है यहाँ पे, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है, विशेष ग्रह कहा जाता है। स्पेशल प्लैनेट एंड ब्लू प्लैनेट कौन है? तो वह है पृथ्वी। ड्यू टू वाटर एंड ऑक्सीजन। अब है कि पृथ्वी पर 71% पानी है और जो बच गया 29% वह भाग जो है स्थलीय है। अब इस स्थल में भी पहाड़ हैं, जंगली इलाके हैं। तो पृथ्वी पर 71% जल है, जबकि 29% क्या है? स्थल भाग है। इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व की ओर 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से सूरज परिक्रमा करता है। तो याद रखेंगे पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर, तो पृथ्वी का घुमाव कैसा है? पश्चिम से पूर्व की ओर। तो शुक्र और अरुण को छोड़ दिया जाए तो सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर कितने किलोमीटर घंटे की चाल से घूमती है? तो 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यह क्या करता है? तो सूरज की परिक्रमा करता है। इंपॉर्टेंट है। तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर 1610 किलोमीटर घंटे की चाल से सूरज की परिक्रमा करता है। इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी का घूर्णन काल 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड होता है। इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी का जो घूर्णन काल है, रोटेशन टाइम है, रोटेशन पीरियड है, वह 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड होता है। इंपॉर्टेंट है। अब इसी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड को हम लोग राउंडिंग फिगर में कितना मान लेते हैं? तो 24 घंटा। याद रखेंगे 24 घंटा होता है, अर्थात एक दिन में वह एक घूर्णन पूरा कर लेगा, अर्थात एक बार ऐसे घूम जाएगा, फिर वह दूसरा दिन ऐसे घूमेगा। इस तरह 365 दिन में घूमते घूमते यह अपने पोजीशन पे चल आता है। इसे परिक्रमण या परिभ्रमण कहते हैं। और घूर्णन एक बार घूम के वापस उसका मुंह उसी दिशा में चल है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं, रोटेशन। और पूरा एक चक्कर लगाना रिवॉल्यूशन कहा जाता है, रिवॉल्यूशन। तो पृथ्वी की पश्चिम से पूर्व की ओर
1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से परिक्रमा करता है। पृथ्वी का घूर्णन काल 23 घंटा 56 मिनट और 4 घंटा होता है, 4 सेकंड का होता है। 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड का होता है, याद रखेंगे, पृथ्वी का घूर्णन काल। जबकि इसका परिभ्रमण या परिक्रमण काल 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड होता है। इम्पॉर्टेंट है। तो पृथ्वी का घूर्णन काल कितना हो गया? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड और परिभ्रमण या परिक्रमण काल 365 दिन 5 घंटा 42 मिनट और 46 सेकंड होता है। इम्पॉर्टेंट है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में 29.72 किलोमीटर प्रति घंटे से चक्कर लगाती है, याद रखेंगे। तो पृथ्वी जो है वह सूर्य के चारों ओर, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में 29.72, जिसे 29.8 भी कहते हैं, किलोमीटर प्रति सेकंड में चक्कर लगाता है। पृथ्वी सूर्य से 4 जुलाई को सबसे दूर होता है। इम्पॉर्टेंट है। तो पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूर होता है, इसीलिए उस दिन को क्या कहते हैं? तो अपसौर कहते हैं। तो 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर होता है, इसीलिए 4 जुलाई को क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। जबकि 3 जनवरी को सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो उपसौर कहते हैं। तो याद रखेंगे कि 4 जुलाई को पृथ्वी सबसे दूर होता है सूरज से, इसीलिए उस दिन को अपसौर कहते हैं। जबकि 3 जनवरी को सूरज के सबसे नज़दीक होता है पृथ्वी और इस घटना को उपसौर कहते हैं। उपसौर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड लगाता है, अभी हमने देखा। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा है। तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा है, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है, फॉसिल प्लैनेट भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि चंद्रमा को कौन सा ग्रह कहा जाता है? जीवाश्म ग्रह। चंद्रमा का जो घूर्णन काल है अर्थात दैनिक गति है और परिभ्रमण काल अर्थात वार्षिक गति दोनों 27 दिन का होता है। इम्पॉर्टेंट है। तो चंद्रमा का घूर्णन काल अर्थात दैनिक गति और परिभ्रमण काल अर्थात वार्षिक गति, यह क्या है? तो दोनों 27 दिन का होता है। कितने दिनों का? दोनों 27 दिन का। इम्पॉर्टेंट है। तो अभी हम लोगों ने देखा था पृथ्वी को और थोड़ा बहुत देखे चंद्रमा को। चंद्रमा और पृथ्वी को और डिटेल में हम लोग देखेंगे आगे। इसके बाद अगला जो ग्रह है उसका नाम है मंगल। इसके बाद अगला ग्रह है मंगल। तो चौथा क्रम के अनुसार ये चौथा ग्रह है मंगल। पृथ्वी के बाद अगला ग्रह कौन है? तो मंगल है, जिसे मार्स कहते हैं। मार्स। इस मंगल की खासियत है कि यहाँ पर दिन और रात की जो अवधि है वह बराबर होती है और लगभग 24 घंटे के बराबर होती है। तो यहाँ पे दिन और रात की अवधि 24 घंटे के बराबर होती है, जो पृथ्वी के समान है। याद रखेंगे कि मंगल ग्रह पर दिन और रात की अवधि पृथ्वी के समान लगभग 24 घंटे के बराबर होती है, अर्थात दोनों बराबर होती है, दिन भी और रात भी पृथ्वी के समान। मंगल ग्रह अपने अक्ष पर 25.5 डिग्री झुका हुआ है। तो मंगल अपने ग्रह पर 25.5 डिग्री झुका हुआ है, इसलिए इस ग्रह पर भी ऋतु परिवर्तन होता है। जैसा कि पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुका हुआ है, तो यहाँ पे ऋतु परिवर्तन होता है, मौसम में परिवर्तन होता है। तो सेम टू सेम मंगल ग्रह पर भी क्या होता है? तो मंगल ग्रह भी 25.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुका हुआ है, इसीलिए यहाँ पर ऋतु परिवर्तन होता है। मंगल पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाता है। याद रखेंगे, यह भी जो ग्रह है वह पश्चिम से पूर्व की ओर अर्थात घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज अर्थात वामावर्त दिशा में चक्कर लगाता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन है? तो निक्स ओलंपिया। सौर मंडल का यदि कोई सबसे बड़ा ज्वालामुखी है तो उसका नाम है ओलंपिया मेसी। और यदि कोई सबसे बड़ा पर्वत है
तो उसका नाम है निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया जो कि मंगल ग्रह पर है। और यह जो निक्स ओलंपिया है एक ज्वालामुखीय पर्वत है। तो सौर मंडल की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है निक्स ओलंपिया जो कि ज्वालामुखीय पर्वत है। और इसकी सबसे जो ज्वालामुखी है, सबसे ऊंची बड़ी ज्वालामुखी, उसका नाम है ओलंपिया मेसी। यह माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। यह जो निक्स ओलंपिया है वह माउंट एवरेस्ट जो कि पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी है उससे भी 3 गुना बड़ा है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह अर्थात रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। मंगल ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है, इसी कारण इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेड प्लैनेट। मंगल के 2 उपग्रह हैं, एक का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है डिमोस। तो मंगल के 2 उपग्रह हैं, एक का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है डिमोस। इंपॉर्टेंट है। यह जो डिमोस है सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। तो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? तो डिमोस है। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? तो डिमोस है। मंगल ग्रह पर वायुमंडल की उपस्थिति पाई गई है, इसीलिए इस ग्रह पर जीवन संभव है। याद रखेंगे, मंगल ग्रह पर जीवन पाया गया है। मंगल ग्रह पर वायुमंडल की उपस्थिति पाई गई है, इसीलिए यहाँ पर जीवन संभव है। इसका जो परिक्रमण काल है वह 681 दिन है। इसका परिक्रमण काल 681 दिन है। किसका? मंगल का। याद रखेंगे। इसके बाद अगला आता है बृहस्पति। तो अगला कौन आता है? बृहस्पति। तो इस प्रकार हम लोगों ने आंतरिक ग्रहों को देख लिया जो पार्थिव ग्रह थे, इनर प्लैनेट थे। कौन कौन? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और भी सारे फैक्ट है जो हम लोग आगे देखेंगे। इसके बाद आता है बृहस्पति। इसके बाद कौन आता है? बृहस्पति, जिसे जुपिटर कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद जो अगला ग्रह आता है उसका नाम है बृहस्पति अर्थात जुपिटर। इंपॉर्टेंट है जुपिटर के बारे में। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, जिसके 67 उपग्रह हैं। इंपॉर्टेंट है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है, जुपिटर है। और सबसे ज़्यादा उपग्रह कौन है? किसके हैं? तो इसी बृहस्पति के हैं 67 सैटेलाइट्स हैं इस बृहस्पति के। कौन सा? प्राकृतिक। बृहस्पति हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक विशाल गोला है और इसका तापमान -130 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जो बृहस्पति है वह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसके सबसे ज़्यादा उपग्रह पाए जाते हैं। कितने? 67 उपग्रह हैं। और यह जो बृहस्पति है बेसिकली गैसों का गोला है। हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का विशाल गोला है। और चूंकि यहाँ का तापमान -130 डिग्री सेल्सियस होता है, इसीलिए जो गैसें हैं वे इकट्ठा होकर एक ग्रह का रूप धारण कर लिए हैं। याद रखेंगे, बृहस्पति हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का विशाल गोला है और इसका तापमान -130 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी कारण यह एक ग्रह का रूप धारण कर लिया है। ये गैसें क्या हो गई हैं? तो इतनी शीतलता के कारण जम गई हैं और एक ग्रह का रूप धारण कर लिया है। बृहस्पति ग्रह पृथ्वी से 1300 गुना बड़ा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बृहस्पति पृथ्वी से 1300 गुना बड़ा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कितना बड़ा है? 1300 गुना बड़ा है। बृहस्पति अपने अक्ष पर 9 घंटा 55 मिनट में सबसे तेज घूर्णन करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो बृहस्पति ग्रह है वह अपने अक्ष पर 9 घंटा 55 मिनट में घूर्णन करता है, जो सबसे तेज है। बृहस्पति का परिक्रमण काल 11 वर्ष 9 महीना होता है। तो बृहस्पति का जो परिक्रमण काल है वह 11 वर्ष 9 महीना होता है। याद रखेंगे, जितने सारे ग्रह हैं उनमें सबसे ज़्यादा समय लेने वाला कोई ग्रह है, सबसे ज़्यादा परिक्रमण काल है तो वह है बृहस्पति का।
एग्जाम में कई बार इससे प्रश्न बन चुके हैं कि कौन सा ग्रह है जिसका परिक्रमण काल सबसे ज़्यादा होता है, तो वह बृहस्पति का। जुपिटर का कितना, 11 बरस 9 महीना, अर्थात 11 बरस 9 महीना लगाता है वह सूरज का एक चक्कर लगाने में। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है, याद रखेंगे। बृहस्पति का सबसे बड़ा अगर उपग्रह कौन है तो उसका नाम है गैनीमीड। क्या नाम है, गैनीमीड। और यह गैनीमीड पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, याद रखेंगे। पृथ्वी का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है, याद रखेंगे। तो बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह की बात की जाए तो वह है गैनीमीड, और यह गैनीमीड पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, याद रखेंगे गैनीमीड। यह जो गैनीमीड है बुध से भी बड़ा ग्रह है, बड़ा उपग्रह है, और इसका रंग कैसा है तो पीला है। गैनीमीड जो है वह बुध ग्रह से भी बड़ा है और इसका रंग जो होता है वह पीला होता है। गैनीमीड का परिक्रमण काल 12 बरस होता है। तो गैनीमीड जो है इसका परिक्रमण काल 12 बरस होता है, अर्थात जो गैनीमीड है वह बृहस्पति का एक चक्कर 12 बरस में लगाता है। बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1,000वां भाग है। तो जो बृहस्पति का द्रव्यमान होता है वह सूर्य के द्रव्यमान का 1,000वां भाग होता है, इम्पॉर्टेंट है। तो बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का कितना भाग है, 1,000वां भाग है। अब हम लोग आते हैं शनि ग्रह। तो बृहस्पति के बाद अगला ग्रह कौन है, शनि। बृहस्पति के बाद अगला ग्रह कौन है, शनि, जिसे सैटर्न कहते हैं, सैटर्न। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है, शनि है। और सौर मंडल का अभी हमने क्या बताया, सबसे बड़ा ग्रह कौन है तो बृहस्पति। और बृहस्पति के बाद यदि कोई सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है तो वह शनि ग्रह है, सैटर्न है। इस शनि की खासियत है कि इस पर एक विशेष छल्ला पाया जाता है, अर्थात विशेष रिंग पाया जाता है, जिसे चतुर्दिक वलय कहा जाता है। चतुर्दिक वलय, वलय अर्थात रिंग। तो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि, जिस पर एक विशेष छल्ला पाया जाता है, जिसे चतुर्दिक वलय कहते हैं। शनि के 62 उपग्रह हैं, जो बृहस्पति के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा है। तो बृहस्पति के ग्रह के बाद यदि बृहस्पति ग्रह के बाद यदि सबसे ज़्यादा किसी का उपग्रह है तो वह है शनि ग्रह का। जिस तरह बृहस्पति के पास 67 उपग्रह थे तो शनि के पास 62 उपग्रह हैं। कितना, 62। और शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है तो उसका नाम है टाइटन। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन, और इसका जो आकार है वह बुध ग्रह के बराबर है। इसका आकार बुध ग्रह के बराबर है। और अभी हमने क्या बताया कि जो बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड, वह बुध ग्रह से भी बड़ा है। लेकिन यह जो टाइटन है शनि का उपग्रह, वह उसका आकार बुध ग्रह के बराबर है। विशेष छल्लों के कारण, तो चूंकि शनि ग्रह पर विशेष छल्ले पाए जाते हैं, रिंग पाए जाते हैं, इसी कारण इस विशेष छल्लों के कारण शनि को क्या कहते हैं, लाल दानव या फिर काला ग्रह कहा जाता है, ब्लैक प्लैनेट या लाल दानव। तो विशेष छल्लों के कारण शनि ग्रह को काला ग्रह या लाल दानव कहा जाता है। इसके बाद अगला जो ग्रह है उसका नाम है अरुण, यूरेनस, अरुण, याद रखेंगे। तो अरुण जो है वह सौर मंडल का, अर्थात यूरेनस सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, याद रखेंगे। सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है तो अरुण है, अर्थात बृहस्पति और शनि के बाद यह अरुण है। इसे हरा ग्रह कहते हैं। इसे हरा ग्रह कहते हैं क्योंकि इस पर मीथेन गैस की प्रधानता पाई जाती है। इसे हरा ग्रह अर्थात ग्रीन प्लैनेट कहते हैं क्योंकि इस पर मीथेन गैस की प्रधानता पाई जाती है। और यह अंतिम से दूसरा ग्रह है, अंतिम से दूसरा। अरुण जो ग्रह है वह पृथ्वी से 4 गुना बड़ा है। अरुण ग्रह पृथ्वी से 4 गुना बड़ा है। यह ग्रह अपने अक्ष पर 82.5 डिग्री अक्ष पर झुका हुआ है, और इसी झुकाव के कारण
यह लगता है कि लेटा हुआ ग्रह है, इसी कारण इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। तो अरुण ग्रह अपने अक्ष पर 82.82 डिग्री अक्ष पर झुका हुआ, याद रखेंगे, जो अरुण है अपने अक्ष पर 82 डिग्री झुका हुआ है। कितना डिग्री? 82 डिग्री। इसी कारण इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। कि कौन सा ग्रह? लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। अरुण के 21 उपग्रह हैं। अरुण के कितने उपग्रह हैं? तो 21, जिसमें कौन कौन प्रमुख हैं? तो मिरांडा, एरियल, ओबेरॉन, टाइटेनिया, कॉर्डेलिया, ओफेलिया इत्यादि। तो अरुण के 21 उपग्रह हैं, जिसमें कौन कौन से उपग्रह प्रमुख हैं? मिरांडा, एरियल, ओबेरॉन, टाइटेनिया, कॉर्डेलिया, ओफेलिया इत्यादि। और यह जो टाइटेनिया है, यह अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो टाइटेनिया अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। याद रखेंगे, टाइटेनिया, टाइटेनियम और टाइटन, इन सब में कन्फ्यूजन नहीं होना है, याद रखेंगे। शनि की तरह अरुण पर भी हल्के छल्ले पाए जाते हैं। कितने छल्ले? तो 9 छल्ले पाए जाते हैं, याद रखेंगे। शनि की तरह अरुण पर भी हल्के छल्ले पाए जाते हैं, जिसमें 5 प्रमुख हैं: अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एस्फियल। तो शनि की तरह अरुण पर भी हल्के छल्ले पाए जाते हैं, जिनकी संख्या कितनी है? तो 9 है। इसमें जिसका ना 5 है: अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एस्फियल। इसके बाद है सबसे अंतिम, जिसका नाम है वरुण। वरुण अर्थात नेपच्यून। तो सौर मंडल का सबसे अंतिम ग्रह कौन है? तो वह है वरुण अर्थात नेपच्यून। सौर मंडल का सबसे अंतिम ग्रह अर्थात 8वां ग्रह। सौर मंडल का सबसे अंतिम ग्रह कौन है? उपग्रह नहीं, ग्रह है। तो सौर मंडल का सबसे अंतिम ग्रह कौन है? तो वरुण है अर्थात नेपच्यून है। इसे भी हरा ग्रह कहा गया है। तो इसे भी हरा ग्रह कहा गया है, याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि इस ग्रह पर भी मीथेन गैस के साथ साथ हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की मौजूदगी है। तो इस ग्रह पर भी भारी मात्रा में मीथेन गैस पाया जाता है, साथ ही साथ हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की भी मौजूदगी पाई जाती है। इसी कारण वरुण को हरा ग्रह भी कहा जाता है। वरुण सबसे दूर होने के कारण सबसे ज़्यादा समय लेता है, यानी कि सूर्य की एक परिक्रमा पूर्ण करने में 166 दिन का समय लेता है। कितना? 166 दिन। कि एक जो घूर्णन है 166 दिन में यह पूरा करता है। कितना? 166 दिन। अमोनिया की उपस्थिति के कारण वरुण को पीला ग्रह भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि पीला ग्रह किसे कहते हैं? तो इसी वरुण को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अमोनिया की उपस्थिति पाई जाती है। इस वरुण ग्रह की खोज किसने की थी? 1846 ईस्वी में जॉन गाले ने की थी, याद रखेंगे। यह 166 दिन क्या है? तो घूर्णन है, रोटेशन है, याद रखेंगे, एक चक्कर ऐसे। तो अमोनिया की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह को पीला ग्रह भी कहा जाता है, और इसकी खोज 1846 ईस्वी में जॉन गाले ने की थी। तो यह एक यहाँ पे फिगर दिया गया है, इसे भी हम लोग देखकर समझ सकते हैं। यह सूरज है, सूरज के यह ऑर्बिट है, यह ऑर्बिट है। इस ऑर्बिट से चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं कौन? ग्रह। और इस पे सबसे नज़दीक कौन है? पहला बुध है, उसके बाद यह शुक्र है अर्थात वीनस है, और उसके बाद यह पृथ्वी है, मंगल है, और बीच में यह जो है यह क्षुद्र ग्रह है। क्षुद्र ग्रह है जिसे एस्टेरॉयड कहा जाता है। और इन चारों ग्रहों को एस्टेरॉयड के और सूरज के बीच में आंतरिक ग्रह हैं, बुध से लेकर मंगल तक इनर प्लैनेट हैं। और उसके बाद क्षुद्र ग्रह के बाद जो 4 ग्रह हैं, जिन्हें बाहरी ग्रह अर्थात आउटर प्लैनेट कहा जाता है, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। वर्ष 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा प्लूटो को बाहर कर दिया गया था। तो वर्ष अगस्त 2006 में, याद रखेंगे, अगस्त 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ
इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU के द्वारा प्लूटो को ग्रह से बाहर कर दिया गया था, प्लूटो अर्थात यम। और उसके बाद पहले ग्रहों की संख्या 9 थी, लेकिन अगस्त 2006 में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था, क्योंकि इसका जो पाथ था वह कैसा था, तो चपटा था, बहुत चपटा था। तो इसी कारण इसे ग्रह से बाहर करके बौने श्रेणी में रख दिया गया। कहाँ पे? बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। और उसके बाद ग्रहों की संख्या हो गई 8। तो जो 2006 में बैठक हुआ था कहाँ पे? चेक गणराज्य में, चेक गणराज्य में, तो उसी में इसे बाहर किया गया। तो आकार के अनुसार हम लोग अभी हमने क्रम के अनुसार क्या देखा? सूर्य के नज़दीक क्रम के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। और आकार के अनुसार देखा जाए तो सबसे बड़ा है कौन? बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, याद रखेंगे अरुण। पापा चलिए। उसके बाद कौन है? तो अरुण है, उसके बाद वरुण है, उसके बाद पृथ्वी है, मंगल है, शुक्र है, और सबसे छोटा कौन है? तो बुध है। याद रखेंगे, ये आकार के अनुसार है। तो आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, उससे छोटा शनि, उससे छोटा अरुण, उससे छोटा वरुण, और पृथ्वी 5वें नंबर पर। पृथ्वी कौन से नंबर पर है? 5वें। 6ठे नंबर पर है मंगल, 7वें नंबर पर शुक्र, और 8वें नंबर पर अर्थात सबसे छोटा ग्रह बुध है। इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं कुछ और फैक्ट को लेकर। तो सबसे पहले सूर्य के बारे में देखेंगे कुछ और फैक्ट। सबसे पहले सूर्य को देखें, इंपॉर्टेंट फैक्ट को। तो सबसे पहले क्या है कि यह सौर मंडल का प्रधान होता है, सौर मंडल का मुखिया होता है, हेड ऑफ कौन सा? तो सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का प्रधान कौन होता है? तो सूरज होता है। मंदाकिनी अर्थात जो दुग्ध मेखला है, मिल्की वे है, जो मंदाकिनी मिल्की वे है, दुग्ध मेखला है, उसके केंद्र से इसकी दूरी कितनी है? तो 30,000 प्रकाश वर्ष। एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो मंदाकिनी दुग्ध मेखला एक मिल्की वे है, दुग्ध मेखला, जिसका नाम है मंदाकिनी। तो उसके केंद्र से सूर्य की दूरी है 30,000 प्रकाश वर्ष। मंदाकिनी दुग्ध मेखला केंद्र के चारों ओर परिक्रमा की गति 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो मंदाकिनी दुग्ध मेखला केंद्र के चारों ओर सूरज की परिक्रमा की गति कितनी है? तो 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड। सूरज का परिक्रमण काल कितना है? तो 25 करोड़ वर्ष अर्थात 250 मिलियन वर्ष। इसे ब्रह्मांड वर्ष अर्थात कॉस्मोस ईयर भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो सूरज का परिक्रमण काल है वह 25 करोड़ वर्ष अर्थात 250 मिलियन वर्ष है, और इसे ब्रह्मांड वर्ष या फिर कॉस्मोस ईयर कहा जाता है। सूरज के घूमने की दिशा है पूर्व से पश्चिम। सूरज कैसे घूमता है? तो पूरब से पश्चिम। याद रखेंगे। तो अभी हमने 2 ग्रह के बारे में बताया, कौन कौन? शुक्र और अरुण। ये दोनों पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, बाकी सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। इसका जो मध्य भाग है, इसका घूर्णन 25 दिन में है। तो इसके मध्य भाग का घूर्णन काल कितना है सूरज का? तो 25 दिन। जबकि इसके ध्रुवीय भाग का घूर्णन काल कितना है? तो 35 दिन। याद रखेंगे, सूर्य के मध्य भाग का घूर्णन काल कितना है? 25 दिन, जबकि ध्रुवीय भाग का घूर्णन काल 35 दिन है। सूरज के बारे में हैंस बेथ ने एक बात कहा था। तो सूरज के बारे में हैंस बेथ ने एक बात कहा था कि 10 डिग्री तापमान पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक के द्वारा एक हीलियम नाभिक का निर्माण होता है। तो अभी हमने इसे इक्वेशन के माध्यम से समझा था कि कैसे 1H2 + 1H2 बराबर बनता है 2He4, और बहुत सारा हाई अमाउंट में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो यह कितने डिग्री पर? 10 डिग्री सेल्सियस पे। तो 10 डिग्री सेल्सियस पर -10 डिग्री सेल्सियस पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक के द्वारा एक हीलियम नाभिक का निर्माण होता है, और काफ़ी मात्रा में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, और इसे ही हम लोग सूरज का प्रकाश कहते हैं।
सूर्य का जो बाहरी या दीप्तिमान सतह है उसे फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल कहते हैं। तो सूरज का जो बाहरी या दीप्तिमान सतह है उसे प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर कहते हैं। सूरज के किनारे का जो अप्रकाशमान सतह है उसे वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर कहते हैं। तो सूर्य के किनारे का जो अप्रकाशमान सतह है उसे क्रोमोस्फीयर या वर्णमंडल कहते हैं। यह वायुमंडल को अवशोषित कर लेता है और इसका रंग कैसा होता है? तो लाल होता है। तो सूरज के किनारे का अप्रकाशमान सतह वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर होता है और यह वायुमंडल को अवशोषित कर लेता है और इसी कारण इसका रंग लाल होता है। सौर धब्बा, हम लोगों ने क्या देखा था? सूरज का जो किनारे का भाग होता है उसे सौर धब्बा कहते हैं और इस सौर धब्बा को और क्या कहते हैं? इसे ही सूरज किरीट या कोरोना कहा जाता है। इसे सूर्य किरीट या कोरोना कहा जाता है। तो सौर धब्बे को हम लोग सूर्य किरीट या कोरोना कहते हैं। यह जो सूर्य किरीट है या फिर कोरोना है एक्सरे उत्पन्न करता है। कौन सा किरण? एक्स किरण उत्पन्न करता है और इसे सूर्य का मुकुट भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तो सूर्य का मुकुट कहते हैं और यह मुख्यतः पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखाई पड़ता है। क्योंकि पूर्ण सूर्य ग्रहण में इसका प्रकाश काफ़ी तेज होता है, अर्थात यह जो सौर धब्बा काफ़ी चमकीला हो जाता है, अर्थात इससे काफ़ी मात्रा में एक्सरे निकलता है जो आँखों के लिए हानिकारक होता है और इसी धब्बा को सूर्य का मुकुट कहते हैं। और यह जो सूर्य मुकुट है यह मुख्यतः सूर्य ग्रहण के समय दिखाई पड़ता है। सूर्य की उम्र कितनी निर्धारित की गई है? तो 5 बिलियन वर्ष। सूर्य की उम्र 5 बिलियन वर्ष निर्धारित की गई है। भविष्य में सूर्य के द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना बताया गया है? तो 10 के पावर 11 वर्ष। तो भविष्य में सूर्य के द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना बताया गया है? 10 के पावर 11 वर्ष। पृथ्वी से यह 13 लाख गुना बड़ा है। तो सूरज पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। पृथ्वी को सूर्य ताप का कितना भाग प्राप्त होता है? तो 2 अरबवां भाग। पृथ्वी को सूर्य के तापमान का 2 अरबवां भाग ही प्राप्त होता है, फिर भी ऐसा लगता है कि कितनी गर्मी है गर्मी के दिनों में। मध्य रात्रि का सूर्य किसे कहते हैं? मध्य रात्रि का सूर्य किसे कहते हैं? तो सन ऑफ मिडिल नाइट। सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर रात तक चमकना ही मध्य रात्रि का सूर्य कहा जाता है। तो सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर रात तक चमकना मध्य रात्रि का सूर्य कहा जाता है और यह जो मध्य रात्रि का सूर्य है वह आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई पड़ता है। कहाँ पे? आर्कटिक क्षेत्र अर्थात पोलर रीजन में। अब है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय शास्त्रीय संघ। थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लें। यह जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय शास्त्रीय संघ है वह क्या है? तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय शास्त्रीय संघ, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो प्राग में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो प्राग में है। प्राग कहाँ पे है? तो चेक गणराज्य में है। प्राग कहाँ पे है? तो चेक गणराज्य में। याद रखेंगे IAU का मुख्यालय है चेक गणराज्य के प्राग में। 2006 ईस्वी में यहाँ पे एक सम्मेलन हुआ था और इस सम्मेलन में खगोलीय पिंडों का वर्गीकरण किया गया। तो वर्ष 2006 में प्राग का में एक सम्मेलन हुआ था और इसी सम्मेलन में खगोलीय पिंडों का वर्गीकरण किया गया। कितने भागों में? तो 3 भागों में। एक को कहा गया पार्थिव या आंतरिक ग्रह और दूसरे भाग को कहा गया बृहस्पति या बाह्य ग्रह। इसे परंपरागत ग्रह भी कहते हैं। तो 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक परंपरागत ग्रह जिनकी संख्या कितनी है? तो 8। अभी हमने 8 के बारे में देख लिया। दूसरा है बौना ग्रह। बौना ग्रह जिसे 4 भागों में बांटा गया है, ड्वार्फ प्लैनेट 4 भागों में बांटा गया है। और तीसरा जो हिस्सा है वह है लघु सौर मंडलीय पिंड। लघु सौर मंडलीय पिंड। तो जो परंपरागत ग्रह है 8 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल।
बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, जिन्हें पार्थिव या आंतरिक ग्रह अर्थात टेरेस्ट्रियल और इनर प्लेनेट कहते हैं, क्योंकि ये सभी पृथ्वी के सदृश होते हैं, पृथ्वी के समान हैं। इसी कारण इन चारों को, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को पार्थिव या आंतरिक ग्रह अर्थात टेरेस्ट्रियल और इनर प्लेनेट कहते हैं, क्योंकि ये सभी पृथ्वी के सदृश हैं। और उसके बाद जो चार ग्रह हैं, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, जिन्हें बृहस्पतीय या बाह्य ग्रह कहते हैं, जोवियन और आउटर प्लेनेट। तो जोवियन और आउटर प्लेनेट कहते हैं, तो इन्हें बृहस्पतीय या बाह्य ग्रह कहते हैं। तो इस प्रकार इन आठों ग्रहों को परंपरागत ग्रह कहते हैं, याद रखेंगे। इनकी संख्या 8 है। दूसरा जो है वह बौना ग्रह, जिसे ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट। तो इसकी संख्या 4 है। कितनी? 4। एक है प्लूटो, जिसे 2006 में बाहर कर दिया गया था, प्लूटो अर्थात यम, प्लूटो अर्थात यम। उसके बाद चिरॉन, उसके बाद कौन है? चिरॉन। इसके बाद है साइरस। इसके बाद है 2003 UB 313, 2003 UB 313। और तीसरा जो है वह है लघु सौर मंडलीय पिंड, लघु सौर मंडलीय पिंड, जिसमें धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा और भी जितने सारे खगोलीय पिंड आते हैं, वे सभी आते हैं लघु सौर मंडलीय पिंड के अंतर्गत। तो लघु सौर मंडलीय पिंड के अंतर्गत धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा और अन्य खगोलीय पिंड आते हैं, याद रखेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा देख लें यह जो बौना ग्रह है जिसका नाम है प्लूटो, तो इसके बारे में हम लोग देख लें। यह प्लूटो अर्थात जो बौना ग्रह है, यह क्या है? तो इम्पॉर्टेंट है कि अगस्त 2006 में IAU में एक प्राग में सम्मेलन हुआ था। तो अगस्त 2006 अर्थात 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य के प्राग में एक सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में प्लूटो अर्थात यम को ग्रहों की श्रेणी से बाहर करके बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। किस ग्रह में? बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। पहले 9 ग्रह थे, लेकिन इस अगस्त 2006 के बाद ग्रहों की संख्या कितनी हो गई? तो 8 हो गई। कितनी? 8। और यह जो प्राग है कहाँ पे है? तो चेक गणराज्य में है। और यह जो हमारा प्लूटो है, इसे ग्रह से बौने ग्रह में लाने का कारण क्या था? तो इसका कक्षा जो था वह वृत्ताकार नहीं था। कैसा नहीं था? तो इसका कक्षा वृत्ताकार नहीं था, और यह सूर्य के सबसे निकटतम एक प्रकार का तारा था। क्या था? तो तारा था, याद रखेंगे। इसी कारण इसे ग्रह से हटा के बौने ग्रह, ड्वार्फ प्लैनेट की श्रेणी में ला दिया गया। अब हम लोग देखते हैं कुछ और फैक्ट के बारे में, इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले कि नंगी आंखों से दिखाई देने वाले ग्रह कौन कौन हैं? तो खुली आंखों से दिखाई देने वाले ग्रह हैं मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि। मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि ये नंगी आंखों से दिखाई देने वाले ग्रह हैं। घनत्व के अनुसार बढ़ते क्रम अगर सजाया जाए तो कौन कौन से ग्रह हैं? तो सबसे कम यदि घनत्व वाला कोई ग्रह है तो वह है शनि। तो घनत्व के अनुसार बढ़ते क्रम ग्रह कौन कौन है? तो शनि सबसे कम इसका घनत्व होता है। कितना? शनि का जो घनत्व होता है 0.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो शनि का घनत्व 0.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसके बाद है अरुण का, उसके बाद है बृहस्पति, उसके बाद है नेपच्यून, नेपच्यून अर्थात वरुण, उसके बाद मंगल, उसके बाद शुक्र, उसके बाद बुध, और उसके बाद है सबसे ज़्यादा घनत्व पृथ्वी का होता है 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब इसका घनत्व होता है। और सबसे कम शनि। अभी जो 8 मई को एग्जाम पूछा गया था जो BPSC में, शायद यह प्रश्न आया था कि सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है? तो वह शनि है, सैटर्न है। द्रव्यमान के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाया जाए तो कौन कौन सा? तो द्रव्यमान के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाया जाए तो सबसे कम द्रव्यमान होता है बुध का, और सबसे ज़्यादा द्रव्यमान होता है बृहस्पति का। तो बुध, उसके बाद ज़्यादा, उसके बाद है अगला द्रव्यमान के अनुसार मंगल, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, अरुण, वरुण, शनि और सबसे ज़्यादा बृहस्पति। तो सबसे कम द्रव्यमान वाला ग्रह है बुध और सबसे ज़्यादा द्रव्यमान वाला
बृहस्पति, और बुध के बाद यदि कोई द्रव्यमान वाला ग्रह है तो मंगल, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, उसके बाद शनि और सबसे ज़्यादा बृहस्पति। परिक्रमण काल के अनुसार अर्थात रोटेशन टाइम के अनुसार देखा जाए तो सबसे बढ़ते क्रम में कौन है, तो सबसे कम समय बुध, सबसे कम समय कौन लगाता है तो बुध 88 दिन, उसके बाद मंगल, बुध के बाद मंगल, उसके बाद शुक्र, बुध के बाद मंगल, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, अरुण, वरुण, शनि और सबसे ज़्यादा है बृहस्पति का। याद रखेंगे तो बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, अरुण, वरुण, शनि और बृहस्पति इनका परिक्रमण काल है। याद रखेंगे सबसे कम है बुध का और सबसे ज़्यादा वरुण का। ज़्यादातर एग्जाम में यही कम और सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब है परिभ्रमण काल। परिभ्रमण के काल के अनुसार बढ़ता क्रम, तो सबसे कम किसका परिभ्रमण काल है तो वह है बृहस्पति का। तो बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद वरुण, उसके बाद अरुण, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बुध और सबसे ज़्यादा है शुक्र। याद रखेंगे तो परिभ्रमण काल की बात की जाए तो सबसे कम है किसका, बृहस्पति का, उसके बाद है ज़्यादा शनि, उसके बाद वरुण, अरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध और सबसे ज़्यादा है शुक्र का। अपने अक्ष पर झुकाव के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाया जाए तो अपने अक्ष पर झुकाव के अनुसार सबसे कम झुका हुआ है शुक्र और सबसे ज़्यादा झुका हुआ है अरुण। तो शुक्र, उसके बाद ज़्यादा झुका है बृहस्पति, उसके बाद बुध, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद शनि, उसके बाद वरुण और सबसे ज़्यादा है अरुण। तो शुक्र, बृहस्पति, बुध, पृथ्वी, मंगल, शनि, वरुण और अरुण। अब ग्रहों से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें तो ग्रहों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जहां से एग्जाम में प्रश्न आते हैं तो सूर्य के निकलने से 2 घंटा पहले दिखाई देने वाला ग्रह कौन है। तो सूर्य के निकलने से पहले 2 घंटा, सूर्य के निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई देने वाला ग्रह कौन है तो मरकरी है अर्थात बुध है। सबसे हल्का ग्रह कौन है, सबसे हल्का ग्रह बुध है। सौर मंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला अर्थात अपने कक्ष पर सबसे तेज गति से घूमने वाला ग्रह कौन है तो बुध है। सौर मंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह बुध है। बुध का रात्रि का तापमान कितना होता है तो -173 डिग्री सेल्सियस और दैनिक तापमान कितना होता है तो 427 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों का डिफरेंस करेंगे तो लगभग 600 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो बुध का जो रात्रि का तापमान होता है -173 डिग्री सेल्सियस और दिन का तापमान 427 डिग्री सेल्सियस होता है। शुक्र और अरुण का जो घूर्णन होता है हमने बताया था दक्षिणवर्त अर्थात पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर। बाकी जितने सारे ग्रह हैं उनका जो घूर्णन होता है वह पश्चिम से पूर्व की ओर एंटी क्लॉकवाइज अर्थात वामावर्त। तो शुक्र और अरुण का घूर्णन दक्षिणावर्त होता है क्लॉकवाइज। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है गैनीमीड। हमने क्या बताया था गैनीमीड क्या है, यह बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। साथ ही साथ यह गैनीमीड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है जो बुध ग्रह से भी क्या है तो बड़ा है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपिया मेसी है, अभी हमने बताया था जो मंगल ग्रह पर है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपिया मेसी है जो मंगल ग्रह पर है। और सौर मंडल का सबसे बड़ा पर्वत की चोटी है निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया यह भी मंगल ग्रह पर है। अब एक हम लोग नोट देखें तो मार्स ओडेसी नामक कृत्रिम उपग्रह से मंगल ग्रह पर बर्फ छत्रकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति की सूचना मिली है। तो याद रखेंगे
कि मार्स ओडेसी नामक कृत्रिम उपग्रह से मार्स ओडेसी नामक कृत्रिम उपग्रह से मंगल ग्रह पर बर्फ के छत्रकों और हिम शीतित जल की उपस्थिति की सूचना मिली है। इसलिए पृथ्वी के अलावा यह एकमात्र ऐसा ग्रह है, मार्स अर्थात मंगल, जिस पर जीवन की संभावना व्यक्त की जाती है। तो पृथ्वी के अलावा मंगल एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना व्यक्त की जाती है। 6 अगस्त 2012 को नासा का मार्स क्यूरियोसिटी रोवर नामक अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर गेल क्रेटर नामक स्थान पर पहुंचा, जो मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना और उसके वातावरण का अध्ययन कर रहा है। तो 6 अगस्त 2012 को नासा का मार्स क्यूरियोसिटी रोवर नामक अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर गेल क्रेटर नामक स्थान पर पहुंचा, जो मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना और उसके वातावरण का अध्ययन कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने अपना मंगलयान मार्स ऑर्बिट मिशन अर्थात मोम 5 नवंबर 2013 को हरिकोटा, जो कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश के हरिकोटा से ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान PSLV C-25 से प्रक्षेपित किया, जो भारत का पहला अंतर्ग्रहीय अभियान है। याद रखेंगे, तो भारत का पहला अंतर्ग्रहीय अर्थात ग्रह के अंदर भेजने वाला अभियान कौन है? तो 5 नवंबर 2013 को इसरो, आंध्र प्रदेश के इसरो से जो ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान PSLV C-25 से प्रक्षेपित किया गया था। इसरो सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम तो इसरो सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम, नासा एवं यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के बाद चौथी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने मंगल ग्रह के लिए अपना अंतरिक्ष यान भेजा है। इंपॉर्टेंट है। सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है? तो शनि है। सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है? तो शनि है। इतना हल्का ग्रह है कि यह पानी में भी तैरने लगेगा। इतना हल्का ग्रह है कि यह पानी में भी तैरने लगेगा। इंपॉर्टेंट है। शनि के बलयों की संख्या कितनी है? तो 7। शनि में जो बलय हैं, रिंग हैं, उनकी संख्या कितनी है? तो 7 है। बलय मोटी प्रकाश वाली कुंडली है जिसका रंग आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ते हैं। तो ये जो बलय है इसका रंग आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ते हैं। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो टाइटन है। किसका? यह टाइटन किसका है? तो शनि का उपग्रह है। तो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो टाइटन है। इसकी खोज किसने की थी? तो क्रिश्चियन हाइजन ने 1665 ईस्वी में। इसकी खोज क्रिश्चियन हाइजन ने 1665 ईस्वी में की थी। पृथ्वी जैसा सघन वायुमंडल वाला एकमात्र उपग्रह कौन है? तो टाइटन है। टाइटन किसका उपग्रह है? तो शनि का। तो पृथ्वी जैसा सघन वायुमंडल वाला एकमात्र उपग्रह कौन है? तो वो टाइटन है। फोबे नामक शनि का उपग्रह इसकी कक्षा में घूमने के विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। तो फोबे नामक शनि का एक उपग्रह है। शनि का एक उपग्रह है जिसका नाम है फोबे। वह शनि जिस डायरेक्शन में घूमता है, अर्थात शनि कैसे घूमता है? पश्चिम से पूर्व की ओर। लेकिन इसका जो उपग्रह है फोबे, यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। याद रखेंगे। तो फोबे नामक शनि का उपग्रह इसकी कक्षा में घूमने के विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। अरुण के बलय अर्थात छल्लों की संख्या कितनी है? तो 9 है। कितनी है? 9 है। जिसमें प्रमुख है 5। कौन कौन? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलॉन। ये चीज़ हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। तो अरुण ग्रह के बलयों अर्थात छल्लों की संख्या है 9, जिसमें 5 प्रमुख है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलॉन। इप्सिलॉन को लेकर एग्जाम में प्रश्न बन चुके हैं। यह किसका है? तो यह एक प्रकार का बलय है, छल्ला है। किसका? तो अरुण का।
अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटेनिया। अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटेनिया। तो टाइटेनिया है अरुण का और टाइटन है शनि का। अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो टाइटेनिया। अरुण पर सूर्योदय है पश्चिम की ओर और सूर्यास्त होता है पूरब की ओर। तो अभी हमने क्या बताया था कि जो अरुण और जो शुक्र ग्रह हैं ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, बाकी सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इसी कारण अरुण पर जो सूर्योदय होता है वह पश्चिम की ओर, जबकि सूर्यास्त पूरब की ओर होता है। अरुण के सभी उपग्रह भी पृथ्वी के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। तो अरुण के जितने सारे उपग्रह हैं वे सभी पृथ्वी के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? विलियम हर्शेल ने 1781 ईस्वी में। तो अरुण ग्रह की खोज की थी विलियम हर्शेल ने 1781 ईस्वी में। अरुण ग्रह का तापमान कितना है? -215 डिग्री सेल्सियस। अरुण ग्रह का तापमान -215 डिग्री सेल्सियस होता है। अब है वरुण ग्रह। वरुण ग्रह का सबसे प्रमुख उपग्रह कौन है? अरुण का नहीं, वरुण अर्थात नेपच्यून। तो वरुण ग्रह का सबसे प्रमुख उपग्रह कौन है? तो वह है ट्राइटन। कौन है? ट्राइटन। टाइटन और ट्राइटन में कंफ्यूजन नहीं होना है। टाइटन किसका? शनि का। टाइटेनिया किसका? अरुण का। और ट्राइटन किसका? वरुण का। ट्राइटन। वरुण हरे रंग के प्रकाश को उत्सर्जित करता है। इस अभी हमने क्या बताया कि वरुण पर मीथेन गैस की प्रधानता होती है और इसी कारण इसे क्या कहते हैं? तो हरा ग्रह कहते हैं और यह हरे रंग को उत्सर्जित करता है। पृथ्वी जो है पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी सौरमंडल का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। अभी हमने देखा पृथ्वी का अपने कक्ष तल पर लंब से झुकाव कितना है? तो 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष पर कक्ष तल पर लंबवत से झुकाव कितना है? 23.5 डिग्री। 23 याद रखेंगे। पृथ्वी जो है अपने कक्ष तल पर जो लंब है उससे 23.5 डिग्री झुका हुआ है। जैसा कि अभी हम लोग इस चित्र में देख सकते हैं कि कोई भी हम लोग ग्लोब देखेंगे तो वह इस तरह से होता है, वह इस तरह से बना होता है। उत्तरी ध्रुव और यह होता है दक्षिणी ध्रुव। इस तरह से इसका झुकाव होता है। अर्थात ये जो लंब है, ये जो लंब अक्ष है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, इस चित्र में यह एक पृथ्वी है और यह इसका मुख्य अक्ष है, लंब अक्ष है। और यहाँ से यह पृथ्वी ऐसे झुकी हुई है 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। और ये है हमारा अक्ष तल। अक्ष तल तो 90 में से यदि 23.5 माइनस करेंगे तो ये एंगल हो गया 66.5। अर्थात अक्ष तल से 66.5 डिग्री और लंब अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और यह जो है यह नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव, और यह है इसका दक्षिणी ध्रुव। इसीलिए जब भी हम ग्लोब देखेंगे तो वह इस तरह से तिरछा रहता है, तिरछा रहता है। और 23.5 डिग्री उत्तर की ओर क्या होता है? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर मकर रेखा होता है। तो यह है कर्क रेखा उत्तर की ओर और यह है मकर रेखा दक्षिण की ओर, दक्षिणी ध्रुव की ओर। और यह है विषुवत रेखा अर्थात 0 डिग्री अक्षांश, जिसे हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। ये चीज़ें हम लोग और क्लियर करेंगे आगे। तो पृथ्वी का अक्ष का पृथ्वी की कक्षा तल से, अभी हमने बताया पृथ्वी का कक्षा तल है, इससे कितना झुका है? 66.5 डिग्री। 90 में से 23.5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 66.5। याद रखेंगे। तो पृथ्वी का अक्ष, पृथ्वी के कक्षा तल से झुकाव है 66.5 डिग्री। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। जबकि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,713.6 किलोमीटर। तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,713 किलोमीटर। इन दोनों व्यासों का अंतर कितना है? तो 43 किलोमीटर। इन दोनों व्यासों का अंतर है 43 किलोमीटर। पृथ्वी का औसत व्यास कितना है? तो 12,742 किलोमीटर। पृथ्वी का औसत व्यास कितना है? तो 12,742 किलोमीटर।
पृथ्वी सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो 149.6 मिलियन किलोमीटर, अर्थात लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी 14.96 बिलियन किलोमीटर, मिलियन किलोमीटर या 15 करोड़ किलोमीटर, इसे हम लोग देख लिया। पृथ्वी का अपने अक्ष पर गति कितना है? 1610 किलोमीटर प्रति घंटा। पृथ्वी अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर प्रति घंटे से गति करती है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। यह प्रोक्सिमा सेंचुरी अल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है जो पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। तो सूरज के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। हमने इसे देख भी लिया है। और यह जो प्रोक्सिमा सेंचुरी है अल्फा सेंचुरी की समूह का एक तारा है जो पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। अब है कि रात्रि में दिखाई देने वाला, पृथ्वी से रात्रि में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा कौन है? वह है साइरस, जिसे डॉग स्टार भी कहते हैं। तो रात्रि में दिखाई देने वाला, पृथ्वी से रात्रि में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा है साइरस, जिसे डॉग स्टार कहते हैं। क्या? डॉग स्टार। पृथ्वी से यह तारा 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। कितने? 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। और यह सूर्य से दोगुने द्रव्यमान वाला तारा है। तो इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का कितना है? दोगुना है। किसका? साइरस या डॉग स्टार का, जो पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। चंद्रमा का जो सबसे अंधकारमय भाग है वह शांति सागर कहा जाता है। चंद्रमा का सबसे अंधकारमय भाग शांति सागर कहा जाता है। याद रखेंगे, इसे हम लोग आगे देखेंगे भी। चंद्रमा को और क्या कहते हैं? जीवाश्म ग्रह। चंद्रमा का अन्य नाम है जीवाश्म ग्रह। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जानते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 27 दिन और 8 घंटे में पूरी करता है और इतने ही समय में अपने अक्ष पर घूर्णन भी लगाता है। तो चंद्रमा का सबसे अधिक अंधकारमय भाग कौन है? शांति सागर, और जिसे सी ऑफ ट्रैक्सलिस कहते हैं। सी ऑफ ट्रैक्सलिस याद रखेंगे। चंद्रमा का अन्य नाम है जीवाश्म ग्रह। चंद्रमा को हम लोग फॉसिल प्लैनेट भी कहते हैं, जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। और चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने दिनों में कितने घंटे में पूरी करता है? 27 दिन 8 घंटे में, और इतने ही समय में अपने अक्ष पर यह घूर्णन भी करता है। चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष के द्वारा पृथ्वी के अक्ष के साथ बनाया गया कोण कितना है? 58.48 डिग्री। तो चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है? 58.48 डिग्री। याद रखेंगे। चंद्रमा का जो अक्ष है वह पृथ्वी के अक्ष के साथ 58.48 डिग्री का कोण बनाता है। चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष के लगभग समांतर है। तो जो चंद्रमा का जो अक्ष है वह पृथ्वी के अक्ष के लगभग समानांतर है। चंद्रमास या साइडोनिक मास किसे कहते हैं? तो सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की जो परिक्रमा की अवधि है वह चंद्रमास या साइडोनिक मास कहा जाता है। तो सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की जो परिक्रमा की अवधि है इसे चंद्रमास या साइडोनिक मास कहा जाता है। यह चंद्रमास कितना होता है? तो 29.53 दिन। चंद्रमास कितने दिनों का होता है? तो 29.5 दिन, अर्थात 29 दिन 12 घंटा 44 मिनट और 2.8 सेकेंड। नक्षत्र समय के दृष्टिकोण से चंद्रमा लगभग 27.5 दिन में पुनः उसी स्थिति में होता है जिसे नक्षत्र मास कहते हैं। तो अभी हमने क्या देखा? 27.5 दिन में वह एक चक्कर पूरा करता है, उतने ही दिनों में एक घूर्णन भी पूरा करता है। तो नक्षत्र समय के दृष्टिकोण से चंद्रमा लगभग 27.5 दिन में पुनः उसी स्थिति में होता है कि कितने दिनों में? 27.5 दिन में, और इसे नक्षत्र मास कहते हैं। क्या? नक्षत्र मास। ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सौर और चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात कितना होता है? 11:5 होना चाहिए। तो ज्वार उठने के लिए
अपेक्षित सौर और चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:5 होना चाहिए। अर्थात सौर का जो शक्ति है वह 11 और चंद्रमा की शक्ति 5। चंद्रमा पर सबसे अधिक क्या है, तो कौन सा धातु है, टाइटेनियम, जिसका जो 460 करोड़ वर्ष से यह टाइटेनियम है। तो चंद्रमा पर 460 करोड़ वर्ष से टाइटेनियम की उपस्थिति पाई जाती है और यह चंद्रमा पर सबसे अधिक पाए जाने वाला धातु है। सुपरमून का अन्य नाम क्या है, तो सुपरमून का अन्य नाम है पेरिजी फुल मून। पेरिजी फुल मून, इसमें चांद 14% ज़्यादा बड़ा हो जाता है और 30% ज़्यादा चमकीला भी हो जाता है। हम लोग अभी देखेंगे सुपरमून क्या है। तो फिलहाल समझें कि सुपरमून क्या है। सुपरमून को पेरिजी फुल मून भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिजी फुल मून। इस सुपरमून में चंद्रमा 14% ज़्यादा बड़ा हो जाता है और 30% अधिक चमकीला हो जाता है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की औसतन दूरी है, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की औसतन दूरी क्या है, तो 3,84,365 किलोमीटर। तो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की औसतन दूरी 3,84,365 किलोमीटर है। चंद्रमा पर वह स्थान जहां अमेरिका का अंतरिक्षयान अपोलो 11 उतरा था उसे सी ऑफ ट्रैक्टिलिटी कहा जाता है। सी ऑफ ट्रैक्टिलिटी, इसी सी ऑफ ट्रैक्टिलिटी को शांति सागर कहते हैं। तो चंद्रमा पर वह स्थान जहां पर अमेरिका का अंतरिक्षयान अपोलो 11 उतरा था उसे सी ऑफ ट्रैक्टिलिटी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग चंद्रमा के बारे में और डिटेल देखते हैं। चंद्रमा के बारे में डिटेल देखते हैं। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है कौन, प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है, तो वह चंद्रमा है। चंद्रमा को जीवाश्म उपग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा को क्या कहा जाता है, जीवाश्म ग्रह। अभी हमने देखा चंद्रमा का जो घूर्णन काल है अर्थात दैनिक गति और परिभ्रमण काल दोनों 27.5 दिन होता है। लगभग 27 दिन मानकर चलते हैं। अर्थात एक चक्कर और एक पूरा चक्कर वह 27 दिनों में ही पूरा करता है। तो पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में अर्थात परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल, परिक्रमण काल को हम लोग दैनिक गति कहते हैं। अर्थात इसी घूर्णन काल के कारण दिन और रात बदलता है, जबकि परिभ्रमण काल को हम लोग वार्षिक गति कहते हैं। इसके कारण बरस बदलता है। चंद्रमा का अध्ययन सेलेनोलॉजी अर्थात चंद्र विज्ञान कहा जाता है। चंद्रमा के आंतरिक भागों का अध्ययन क्या कहलाता है, सेलेनोलॉजी या चंद्र विज्ञान कहा जाता है। चंद्रमा पर धूल का मैदान है जिसे शांति सागर या ट्री ऑफ ट्रैक्टिलिटी कहते हैं और यहीं पर अपोलो 11 उतरा था। तो चंद्रमा पर धूल का मैदान है जिसे शांति सागर कहते हैं और इसे सी ऑफ ट्रैक्टिलिटी भी कहा जाता है। जब पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी सबसे कम होता है उसे ही सुपर मून कहा जाता है। अभी हमने सुपर मून की चर्चा किया था। तो सुपर मून क्या है, जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी सबसे कम होती है उसे सुपर मून कहते हैं। जब एक माह में 2 पूर्णिमा आ जाता है तो दूसरे पूर्णिमा को हम लोग क्या, तो उसे चंद्र वर्ष कहते हैं, मून ईयर कहते हैं, याद रखेंगे। और जो दूसरा चंद्रमा का पूर्णिमा होता है उसे ब्लू मून कहा जाता है। याद रखेंगे कि जब एक महीना में 2 पूर्णिमा आते हैं, जब एक महीना में 2 पूर्णिमा आते हैं तो उसे चंद्र वर्ष कहा जाता है, चंद्र वर्ष कहा जाता है। और जो दूसरा पूर्णिमा होता है उसी दूसरे पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाता है। कौन, ब्लू मून। चंद्रमा का केवल 57% भाग ही दिखाई पड़ता है। चंद्रमा हम लोग देखेंगे तो कंप्लीटली पूरा बड़ा नहीं दिखाई देता, वह छोटा बड़ा साइज के अनुसार हर एक 15 दिनों में उसका आकार बदलते जाता है। तो प्रत्येक दिन इसीलिए उसको एक कम दूज इस तरह से नाम दिया गया है। तो चंद्रमा का केवल 57% भाग ही दिखाई देता है, 43% भाग दिखाई नहीं देता है। इससे भी लेकर प्रश्न बन गए हैं।
कि चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है, तो 57%। चंद्रमा का जो द्रव्यमान है वह पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 भाग होता है। तो चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 भाग होता है, और इसका जो ग्रेविटेशन होता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग। तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति का 1/6 होता है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, तो 4 लाख किलोमीटर। 4 लाख किलोमीटर। चंद्रमा का व्यास लगभग 3480 किलोमीटर है। चंद्रमा का व्यास कितना होता है, तो इसका डायमीटर लगभग 3480 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है लिबनिट्ज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि चंद्रमा की सबसे ऊंची चोटी कौन है, लिबनिट्ज। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 35,000 फीट अर्थात 10,668 मीटर। तो चंद्रमा की सबसे ऊंची चोटी लिबनिट्ज है, जिसकी ऊंचाई 35,000 फीट है अर्थात 10,668 मीटर है। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा की अवधि चंद्रमास अर्थात साइडोनिक मास कही जाती है। तो अभी हमने इसे देखा कि सूर्य के संदर्भ में जो चंद्रमा की परिक्रमा अवधि है उसे चंद्रमास या साइडोनिक मंथ कहा जाता है। यह 29 दिन का लगभग होता है। अभी हमने बताया चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले नागरिक कौन थे, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन थे, और वे चंद्रमा की सतह पर अपोलो 11 नामक यान से गए थे। तो चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले नागरिक थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन, और वे चंद्रमा की सतह पर अपोलो 11 नामक यान से पहुंचे थे। इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आते हैं इस पृथ्वी के घूर्णन पे। पृथ्वी का घूर्णन क्या है और पृथ्वी का रोटेशन और रिवोल्यूशन। परिभ्रमण क्या है, घूर्णन क्या है, परिक्रमा क्या है और परिभ्रमण क्या है, इसे हम लोग देखें तो इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में हम लोग समझ लें। अब पृथ्वी के घूर्णन को हम लोग समझें, रोटेशन और परिक्रमण अर्थात रोटेशन और रिवोल्यूशन। रोटेशन और रिवोल्यूशन को हम लोग समझें तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है उसे ही क्या कहते हैं, तो घूर्णन कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। तो सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का जो अक्ष है एक काल्पनिक रेखा है। जो भी सारे जो अक्ष है वे सभी काल्पनिक रेखाएं कही जाती हैं। तो उसी प्रकार पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है और अपने अक्ष से यह कितना डिग्री कोण बनाती है, 66.5 डिग्री। अभी हमने ऊपर चित्र के माध्यम से देखा। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। तो जैसे कि यह पृथ्वी है और यही जो होता है यही कक्षीय समतल कहा जाता है। तो वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है, ऑर्बिट के द्वारा बनाया जाता है, उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। तो पृथ्वी किससे प्रकाश प्राप्त करती है, सूरज से। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। याद रखेंगे कि पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूरज की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरे भाग में क्या होता है, जहाँ पर सूरज का प्रकाश नहीं पड़ता वहाँ पे रात होती है। ये तो आसान, तो क्या है, आसान फैक्ट है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। तो ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। प्रदीप्त वृत्त का मतलब एक तरफ प्रकाशमान और दूसरे तरफ अंधकार में। ये वृत्त अब अक्ष के साथ एक दूसरे पर नहीं मिलते। ये जो वृत्त हैं एक दूसरे से अक्ष पर नहीं मिलते। जैसे कि यह चित्र है, इस चित्र में इधर सूर्य का प्रकाश है तो यह प्रदीप्त वृत्त हो गया और इधर अप्रदीप्त वृत्त हो गया। चल रहे हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में
24 घंटे का समय लेती है। हमने क्या बताया? 24 घंटे 58 मिनट 6 सेकेंड। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटा और 24 घंटा का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है और इसे ही पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं और इसी कारण दिन और रात बदलता है। तो पृथ्वी की दैनिक गति या घूर्णन गति या फिर पृथ्वी दिन के कारण क्या होता है? दिन और रात में परिवर्तन होता है। याद रखेंगे कि घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहते हैं और इसे पृथ्वी की दैनिक गति कहा जाता है, पृथ्वी की दैनिक गति, और इसी के कारण दिन और रात में परिवर्तन होता है। तो घूर्णन गति के कारण दिन और रात में परिवर्तन, जबकि परिभ्रमण गति के कारण ऋतु परिवर्तन। याद रखेंगे। पृथ्वी की जो दूसरी गति है वह सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है, उसे परिक्रमण कहते हैं, परिभ्रमण कहा जाता है, रिवोल्यूशन कहा जाता है। पृथ्वी एक बरस अर्थात 365 दिन 6 घंटा में सूरज का एक चक्कर लगाती है, अर्थात घूमते 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 सूरज का एक चक्कर पूरा कर लेती है। इसी को परिक्रमण काल या परिभ्रमण कहते हैं। तो 365 दिन और 5-6 घंटा में एक चक्कर पूरा कर लेती है। एक बरस 365 दिन का माना जाता है तथा 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ा जाता। वास्तव में 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 6 सेकेंड में एक चक्कर पूरा करता है, लेकिन राउंडिंग फिगर में इसे 365 दिन और 6 घंटा रखा जाता है। 365 दिन और 6 घंटा, तो एक बरस 365 दिन और 6 घंटे को माना जाता है। लेकिन जनरली हम लोग चूँकि जो दिन होता है, दिन 24 घंटा का ही होता है, इसीलिए 6 घंटा को नहीं जोड़ा जाता। तो 365 दिन और 6 घंटे का होता है एक बरस। तो 4 वर्षों में यही 6-6 घंटा करके 366 दिन हो जाता है। 4 वर्षों में प्रत्येक जो वर्ष के जो बचे हुए 6-6 घंटे हैं, एक दिन बढ़ जाते हैं, 24 घंटे के बराबर हो जाएंगे। तो जैसे एक बरस में 365 दिन 6 घंटा, अगले बरस में एक बरस 365 दिन 6 घंटा, तो यही जो 6-6 घंटा जब 4 बरस बढ़ेगा तो 6 का 24 घंटा अर्थात एक दिन और बढ़ जाएगा। तो एक दिन और बढ़ जाएगा तो प्रत्येक 4 बरस पर एक लीप बरस आता है। कितने दिनों का? तो 366 दिनों का। 366 दिनों का आता है लीप वर्ष। लीप वर्ष क्या कहा जाता है? इस लीप वर्ष में फरवरी का महीना 29 दिन का होता है। और लीप वर्ष उसे कहते हैं जो 4 से भाग देने पर कट जाए। जैसे कि वर्तमान में 2022 चल रहा है, तो 4 से यह नहीं कटेगा तो यह लीप वर्ष नहीं है। अर्थात इसका फरवरी का दिन कितने दिनों का है? 28 दिनों का। अर्थात 2024 में 2024 लीप वर्ष आएगा और इसका जो दिन होगा फरवरी 29 दिन का होगा। तो इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होता है उसे लीप ईयर कहते हैं, लीप बरस कहते हैं। अभी हमने इसे देख लिया। वास्तव में 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 6 सेकेंड। परिक्रमण काल क्या है? परिक्रमण काल पूरा होने के दौरान पृथ्वी का माध्य वेग कितना होता है? तो परिक्रमण काल पूरा होने के दौरान पृथ्वी का जो माध्य वेग है वह 29.8 लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। याद रखेंगे। अब है उत्तरी अयनांत और दक्षिणी अयनांत। उत्तरी अयनांत और दक्षिणी अयनांत। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुक जाता है तथा सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ मुड़ जाता है तथा सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है और उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार क्या रहता है? वहाँ 6 महीने लगातार दिन रहता है। तो उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है, इसी कारण जो उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव की जो रेखा है उस वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन का समय रहता है।
चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसीलिए विषुवत रेखा के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। उत्तरी भाग में क्या होता है, गर्मी का मौसम होता है। इसी कारण 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरी अयनांत कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एक बार फिर से समझें कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुक जाता है और सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसी कारण यहाँ पर लगातार 6 महीने क्या रहता है, तो दिन रहता है। और यह 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। कहाँ पे? उत्तरी गोलार्ध में। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और इसकी रात सबसे छोटी होती है और इसे उत्तरी अयनांत कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी अयनांत। जबकि ठीक इसका उल्टा होता है। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव को सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो 21 जून को उत्तरी जो गोलार्ध है, उत्तरी ध्रुव, वह सूर्य की ओर झुक जाता है, जिससे सूर्य का जो झुकाव है, सूर्य की किरणें कहाँ पे सीधी पड़ती हैं? कर्क रेखा पर। लेकिन 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव सूर्य की तरफ मुड़ जाती है और जो मकर रेखा है, मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। और इसी कारण चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? 22 दिसंबर को। और सबसे छोटी रात कौन होती है? तो 22 दिसंबर को, याद रखेंगे। तो दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात ग्रीष्म ऋतु वाली होती है, याद रखेंगे। ग्रीष्म ऋतु की सबसे छोटी रात और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में नोट कर लेंगे। इसके ठीक विपरीत उत्तरी गोलार्ध में स्थिति होती है और इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहते हैं। इस अवस्था को क्या कहते हैं? दक्षिणी अयनांत कहते हैं। जैसा कि इस चित्र में दर्शाया गया है। इस चित्र में क्या किया गया है? दर्शाया गया है। इसे आसानी से हम समझ सकते हैं। यह है 21 मार्च को बसंत ऋतु विषुव का समय है उत्तरी ध्रुव में, और यह है दक्षिणी ध्रुव बसंत ऋतु 23 दिसंबर का समय है। और यह है उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु 22 दिसंबर का समय है दक्षिणी ध्रुव की ओर, अर्थात यह दक्षिण अयनांत है। यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है और यहाँ पे उत्तरी ध्रुव में है ग्रीष्म ऋतु। कौन सा समय है? उत्तरी अयनांत 21 जून। यह है दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी गोलार्ध में है शीत ऋतु। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कुछ नोट को, इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे कि पृथ्वी की घूर्णन के कारण दिन और रात में परिवर्तन होता है, अर्थात दैनिक गति के कारण दिन और रात में परिवर्तन होता है। जबकि पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण वार्षिक परिवर्तन अर्थात वर्ष बदलते हैं, अर्थात पृथ्वी का अपने अक्ष पे झुकाव के कारण वार्षिक परिवर्तन होता है। तो पृथ्वी के अपने अक्ष के झुकाव के कारण दिन और रात बदलते हैं, वर्ष बदलते हैं। तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन और रात में परिवर्तन होता है और दैनिक गति के कारण दिन और रात में परिवर्तन होता है, तथा पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण वार्षिक परिवर्तन अर्थात वर्ष बदलते हैं, अर्थात पृथ्वी का अपने अक्ष के पर झुकाव के कारण वार्षिक परिवर्तन होता है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगा समय सौर वर्ष या परिक्रमण या वार्षिक गति कहा जाता है। तो पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में जो समय लगता है उसे सोलर ईयर या परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है? तो वार्षिक गति, अभी हमने बताया। और दिन और रात का परिवर्तन है घूर्णन। तो ये तो था सौर मंडल। सौर मंडल के अन्य भाग को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और देखेंगे बौने ग्रह और जितने सारे जो अदर सेलेस्टियल बॉडीज हैं, खगोलीय पिंड हैं, उन सब को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और यह जो ग्रहों का सिलसिला था यहाँ पर हुआ समाप्त। और ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट,
इसे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद यह हमारा जो सोलर सिस्टम है वह पूरी तरह से क्या हो जाएगा, तो समाप्त हो जाएगा। तो कमेंट करें कि सेशन कैसा लगा, सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।